हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं और आज हम लोगों को अंतरजातीय एवं बहिर्जातीय बल के बारे में पढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने अर्थक्वेक और वल्केनो के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर करना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री और साइंस का वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन सीरीज करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अंतरजातीय बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतरजातीय बल कहा जाता है, यानी कि इंटरनल फोर्स कह सकते हैं। अंतरजातीय बल यानी कि पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि भूतल पर विषमताओं का सृजन करते हैं, जबकि बहिर्जातीय बल यानी कि बहता जल, सागरीय तरंग, हिमानी, भूमिगत जल, पवन आदि समतल स्थापक बल जो है वो आपके कहलाते हैं। तो अंतरजातीय बल यानी कि जो अर्थ के अंदर जो है वो बल लगता है उसको अंतरजातीय बल, जिसके कारण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया होता है, भूकंप होता है। बहिर्जातीय बल जो कि सतह पर जो है वो होता है, जैसे सागर तरंग जो है बहना, जल का बहना, भूमिगत जल हुआ, हिमानी हुआ, पवन आदि, ये सारे के सारे समतल स्थापक बल होते हैं। अंतरजातीय बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आकस्मिक बल होता है और दीर्घकालिक बल या फिर पटल विकिरण बल। आकस्मिक बल में भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है और भूस्खलन आता है। और आपका जो दीर्घकालिक संचलन पटल बल है वह दो प्रकार का होता है, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें जो है वो महाद्वीपीय में ऊपरी मुखी बल आता है और अधोमुखी बल आता है। पर्वत निर्माणकारी में दो प्रकार का होता है, तनाव और संपीड़न। तनाव भी तीन प्रकार का होता है, भ्रंश, चटकन, दरार। और संपीड़न जो है वो वलन होता है और समवलन जो है वो होता है। तो आइए हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। क्षैतिज संचलन में दो प्रकार के बल जो है वो कार्य करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल में दो प्रकार का बल, संपीड़न बल और तनाव बल होता है। संपीड़न से उत्पन्न बल से चट्टानों की परत मुड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल बल चलता है उससे क्या होता है कि संपीड़न बल के कारण ऐसा होता है कि ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है उसको अपनति कहते हैं और नीचे धंसा हुआ को अभिनति। अपनति जिसको एंटी सिलाइन कहा जाता है, वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति के रूप में जो है वो जाना जाता है। और अभिनति वलन के कारण चट्टानों के नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति जो है वो कहा जाता है। अगला है समपनति क्या कहलाता है? जब एक बृहद अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण होता है, तब उस आकृति को समपनति के रूप में जाना जाता है। यह आकृति वलित पर्वत क्षेत्रों में दृष्टिगोचर जो है वो होती है, जिसको समपनित कहा जाता है। और समभिनति किसको कहते हैं? असमान संपीड़न के कारण जब एक बृहद अभिनति के अंदर कई छोटे छोटी अभिनतियों एवं अपनतियों का निर्माण होता है, यानी कि बृहद अभिनति के अंदर छोटे छोटे अभिनति और अपनतियों का निर्माण होता है, तब उस अभिनति विशेष को जो है वो समभिनति कहा जाता है। और इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान जो है वो होता है। अगला है वलय, जिसको फोल्ड कहा जाता है। समान तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण चट्टानों की परतों के मुड़ने की क्रिया को वलयन या फिर वलय कहते हैं। यानी कि जो समान तल पर क्षैतिज रूप से जो है वो काम कर रहे कोई संपीड़न बल है, उसके कारण जो परत में मुड़ाव आ जाता है, मुड़ाव आने की क्रिया होती है, उसी को फोल्ड कहा जाता है। वलय के प्रकार होते हैं वलन के, तो सममितल वलय होता है, सिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है, यानी कि सिमेट्रिकल फोल्ड में जो दोनों वलन का झुकाव होता है, भुजाओं का झुकाव होता है, समान होता है। इसे सरल वलन भी कहते हैं। जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम एवं दोनों दिशाओं में एक समान हो तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है। जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत जो है वो
आपका सममित वलन का उदाहरण है और यह खुला वलन होता है। असममित वलन एसिमेट्रिकल फोल्ड, इसमें वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल असमान होता है। इस कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी एवं अधिक झुकाव वाली भुजा छोटी होती है। ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन पर्वत जो है इसका उदाहरण है। अगला है एक दिंगनत वलन, जिसको मोनोक्लिनिकल फोल्ड कहते हैं। इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी एवं दूसरी क्षैतिज तल के लंबवत होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला है ओवरफोल्ड, जिसको अधिवलन कहते हैं। इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल यानी कि स्टेप स्लोप बनाती है, जब दूसरी भुजा जो अपेक्षाकृत लंबी होती है कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल जो है वो बनाती है। अगला है आइसोक्लिनिकल फोल्ड, जिसको समनत तल वलन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो समनत वलन में वलन की दोनों भुजाओं एक दूसरे के समांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं रहती है, यानी कि समांतर तो रहेंगी लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं रहती है। इस वलन में आगे का भाग जो है वो लटका हुआ प्रतीत होता है। अगला है परिवलन, जिसको रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। इसमें वलन की दोनों भुजाओं एक दूसरे के समांतर और क्षैतिज दिशा में होती है, इसे दोहरा मोड़ भी कहा जाता है। अगला है ओवरथ्रस्ट, जिसको अधिक्षिप्त या प्रतिवलन यानी कि ओवरटर्न्ड फोल्ड कहते हैं। जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे पर लटक जाती है तो उसे परिवलन कहते हैं। जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्यतिक्रम भ्रंश तल कहते हैं। वहीं जब परिविलित वलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन के नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के कारण विस्थापित हो जाती है तब उसे प्रतिविलित वलन जो है वो कहते हैं। अगला है पंखाकार वलन यानी कि फैन फोल्ड। विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की विभिन्नता के कारण कभी कभी एक बृहत अपनति में कई छोटे छोटे अपनतियां फिर अभिनतियां मिल जाती हैं। ऐसी आकृति को समपनिति कहा जाता है, फैन फोल्ड। अगला है फॉल्ट, जिसको भ्रंश कहते हैं। आप जो एग्जाम्पल बतलाइएगा कि भ्रंश जो घाटी का उदाहरण जो है वो कौन सी नदियाँ, दो नदियाँ है जो कि भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। अगला है भ्रंश के अंतर्गत दरार यानी कि क्रैक, विभंग, फ्रैक्चर व भ्रंश को शामिल किया जाता है। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों यानी कि संपीड़न व तनाव बल से होती है, परंतु तनाव बल का अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो भ्रंश इसी कारण से जो है वो उत्पन्न होता है। किसके कारण? तनाव बल के कारण उत्पन्न होता है। अगला है कि भ्रंश द्वारा निर्मित प्रमुख जो स्थलाकृति होती है वो क्या होता है। उससे पहले अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप सिस्टमेटिक वे से देखते आएंगे पहला चैप्टर से तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पीछे वाला वीडियो इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप छोटे छोटा वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक द 5 मिनट शो स्टार्ट किया है, जिसमें मैं छोटे छोटे वीडियो को जो है वो टॉपिक को कवर करता हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगला है इसमें कि भ्रंश द्वारा निर्मित जो प्रमुख स्थलाकृति है, पहला है रिफ्ट वैली। क्या होता है? इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच के चट्टान स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी कि ये जो है वो आपके पहाड़ है, बीच में से एक परत जो है वो नीचे आ गया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो बीच वाला को कहा जाता है रिफ्ट वैली कहते हैं। रैंप घाटी किसको कहते हैं? इसका निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक स्तंभ यथास्थिति में ही रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी रैंप घाटी का प्रमुख जो है वो उदाहरण है। यानी कि दो जो है वो आपका आएगा और ये जो है वो धीरे धीरे जो है वो उठते जाएगा, इसी को जो है वो रैंप घाटी कहा जाता है। जैसे ये हुआ भ्रंश घाटी होता है, ये जो है उसका ऊपर वाला भाग हॉर्ज पर्वत यानी कि ब्लॉक पर्वत जो है वो कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा।
जब दो भ्रंशों के बीच एक स्तंभ यथावत रहे एवं किनारे के स्तंभ नीचे धंसे हुए होते हैं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुरा पर्वत, जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट व वोसजेस पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाच रेंज वह सिरेया नवादा तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत का जो है वो प्रमुख उदाहरण है। अगला है आपका बहिर्जातीय बल क्या होता है। बहिर्जातीय बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अन्नाच्छादन होता है। इसके अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन की सम्मिलित क्रिया शामिल होती है। अपक्षय में स्थैतिक क्रिया होती है जबकि अपर्दन में गतिशील। तो अपक्षय में जो है वो स्थैतिक क्रिया होगा, अपर्दन में जो है वो गतिशील क्रिया होता है। बहिर्जातीय बल बस आप इतना समझिएगा कि जो समतल पर होता है उसको बहिर्जातीय बल कहते हैं। बहिर्जातीय बल को जो है वो बांटा गया है अनाच्छादन में, जिसको दो पार्ट होता है, अपाक्ष और अपर्दन। अपाक्ष यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया जो है वो इसमें होती है अपक्षय में, और वहीं अपर्दन में नदी, पवन, हिमनद और सागरीय तरंग के कारण होता है। तो अपक्षय जिसको वेदरिंग कहा जाता है। चट्टान के अपने ही स्थान पर कमजोर होना, टूट फूट एवं विखंडित होने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। जैसे ही चट्टान धरातल पर अनावृत होकर मौसमी कारकों से प्रभावित होता है, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। यानी कि अपक्षय का मतलब कुछ नहीं होता है, ये चट्टान है। इसी का जो है वो हवा से पानी से जो है वो क्या होना, यानी कि अभी ये इतना मोटा है, कुछ समय बाद जो है वो पतला हो गया, तो इसमें से ये कुछ ना कुछ तो वेदरिंग हो गया, उसी को जो है वो वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक और यांत्रिक अपक्षय यानी कि फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। जैसे ताप के कारण छोटे बड़े टुकड़ों में विघटित हो जाना, तुषार चीरण अर्थात चट्टानों में जल प्रवेश करना, घर्षण और दबाव के कारण जो है वो भौतिक या फिर यांत्रिक वेदरिंग होता है। अगला है रासायनिक अपक्षय क्या होता है। ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जल योजन जो है वो केमिकल वेदरिंग का उदाहरण है। अगला है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको प्राणी वर्गीय अपक्षय कहते हैं। तो वनस्पतिक यानी कि प्लांट अपक्षय हुआ, जैविक अपक्षय हुआ और मानवीयकरण यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बायोलॉजिकल वेदरिंग आता है। अगला है अपर्दन किसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। अपक्षयित पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण ही अपर्दन जो है वो कहलाता है। यानी कि जो अपक्षयित पदार्थ होता है उसका एक जगह से दूसरे जगह जाना ही अपर्दन होता है। अपर्दन के अंतर्गत प्रमुख प्रक्रिया आती है। पहला अपघर्षण, जिसको एब्रेशन कहते हैं। जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण द्वारा क्षरण को जो है वो अपघर्षण जो है वो कहा जाता है। अगला है सन्निहित घर्षण, जिसको एट्रिशन कहा जाता है। किसी प्रक्रम के साथ बहने वाली पदार्थों के आपस में टकराकर छोटे होने की प्रक्रिया को जो है वो एट्रिशन कहा जाता है। यानी कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थों को आपस में, यानी कि दो पदार्थ आपस में टकराएंगे, टकरा करके जो छोटे छोटे प्रक्रिया होता है, टूटता है, उसको सन्निघर्षण कहा जाता है। घोलन या फिर संक्षारण, कोरोजन, घुलनशील चट्टानों जैसे डोलामाइट, चूना पत्थर आदि का जल क्रिया द्वारा घुलकर सैल से अलग होना जो है संक्षारण कहलाता है। जल गति क्रिया, जिसको हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाता है तो उसे जल गति क्रिया कहते हैं। यह सागरीय तरंग एवं नदी द्वारा जो है वो होता है। अगला है जल दबाव यानी कि वाटर प्रेशर। जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है तो उसे जल दबाव क्रिया कहा जाता है। यह मुख्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होता है। उत्पाटन, जिसको प्लकिंग कहते हैं, यह हिमानियों द्वारा होती है। यानी कि हिमानी का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का मतलब यानी कि जो ग्लेशियर होता है ना उसको कहते हैं। यह अपने प्रवाह मार्ग के चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को ही जो है वो उत्पाटन कहा जाता है। अगला है अपवहन, जिसको डिफ्लेटेशन कहते हैं। यह पवन के द्वारा शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ने की क्रिया से होता है। अगला है कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले जो आपका बहिर्जातीय बल और उत्पन्न स्थल पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है बहुत
बहता हुआ जल या नदी के कारण कौन सा क्रिया होता है? तो अपघर्षण होता है, घूलन होता है, सन्निघर्षण होता है, जल गति क्रिया होती है। अपर्दन स्थल में यानी कि भी आकार की घाटी बनती है, आई आकार का घाटी बनता है जिसको गॉर्ज कहा जाता है, कैनियन कहते हैं। जल प्रपात एवं छिप्रिका बनता है, नदी विसर्प या मियांडर बनता है, संरचनात्मक सोपाना बनता है, नदी वेदिका बनती है, संप्राय मैदान जो बनता है। निक्षेपण जो स्थल है आपका जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा जो है वो आपका स्थल बनता है। अगला है हिमानी यानी कि ग्लेशियर के कारण होता है, तो अपघर्षण और उत्पाटन होता है। ई आकार की घाटी बनेगी, लटकती या निलंबित घाटी बनेगी, सर्क या फिर हिम गहरा सर्क, झील या टार्न बनता है, एरेट या तीक्ष्ण कटक बनता है, हॉर्न या फिर ग्रीश्रिंग बनता है, नुनाटक श्रृंग वह पुच्छ, भेड़ पीठ, सैल या फिर जो है वो रॉसमुटोने, हिम सोपान और फ्यूड बनता है। इससे जो है वो स्थलाकृत कौन कौन बनते हैं? तो हिमोड या फिर मोरेन बनेगा, ड्रमलिन एक्सर बनेगा, केम वेदिका बनेगा, केटिल और जो है वो हमक, हिमजल और अवक्षेप मैदान जो है वो बनेगा। अगला है पवन के द्वारा, तो अपवाहन, अपघर्षण और सन्नित्र बनता है। बेसिन बनेगा, वात गर्त बनेगा, इंसेलबर्ग बनेगा, छत्रक शिला बनेगा, मसरूप रॉक जो है वो बनेगा। ये सारा जो है वो पवन पुल बनेगा। फिर बालूका स्तूप स्थलाकृत बनता है, बौरखान बनता है, नेबखा बनेगा, लूनेट बनेगा, तारा स्तूप बनेगा, हेल बैक बनेगा, स्तूप बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बजादा बनता है और प्याला बनता है। सी यानी कि सागरीय जल से क्या होता है? तो जल गति क्रिया होता है, अपघर्षण क्रिया होता है, सन्नित घर्षण क्रिया होता है, घूलन जो क्रिया होता है, जल दबाव जो है वो आपका क्रिया होता है। तटीय क्लिफ बनता है, खाच दांत होगा, तटीय कंदरा बनता है, प्राकृतिक चिमनी या फिर वात बनता है, तरंग घर्षणीय स्टैक बनता है। इसमें कौन स्थल बनेगा? तो पुलिन या फिर बीच बनता है, अपतट रोधिका बनता है, लूप रोधिका बनेगा, संयोजक जो है वो बनेगा, रोधिका द्वीप बनेगा। आप जो है बस इसको एक बार जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं ही पूछता है, कभी एग्जाम में आया नहीं है, बस देख लीजिए। भूमिगत वाटर से बनता है घूर्णन क्रिया, जल गति क्रिया, अपघर्षण और सन्निघर्षण बनता है। घोल रंध्र, विलियन रंध्र, डोलाइन, पोलजे, यूवोला, लेपीज, कंदराए, प्राकृतिक पुल जो है वो आपका बनेगा। अंधी घाटी, कार्स्ट घोल और घोल घाटी बनता है। स्टैलेक्टाइट बनेगा, स्टैलेग्माइट बनेगा, कंदरा बनता है, स्तंभ बनता है, ड्रिप बनता है, स्टोन ड्रिप स्टोन बनेगा, हेलेक्टाइट बनेगा और हेलेगमाइट जो है वो बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 2 लेसन अभी तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगला हम लोग जो है वो जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।